नमस्कार साथियों, हिंदी पीडिया चैनल में एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन। आइए आज हम सभी बातें करेंगे रीतकाल की। हिंदी साहित्य में रीतकाल में क्या-क्या विशेषताएं थी, रीतकाल के प्रमुख कवि कौन थे, रीतकाल का नामकरण क्या-क्या रखा गया। इस तरह से आज के वीडियो में ये सभी बातें करेंगे। चलिए वीडियो के भाग पर चलते हैं। रीत मुक्तक अर्थात रीत युग जो है, यह मुक्तक का युग रहा है, रचना का युग रहा है। मुख्यतः कवित्त सवैये दोहे इस युग में लिखे गए। कवि राजाश्रित होते थे, राजा के दरबारी होते थे, इसलिए इस युग की कविता अधिकतर दरबारी रही, जिसके फलस्वरूप इसमें चमत्कारपूर्ण व्यंजना की विशेष मात्रा तो मिलती है, परंतु कविता साधारण जनता से विमुख भी हो गई। रीतकाल के अधिकांश कवि दरबारी थे। रीतकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों की बात करते हैं। रीतकाल के कवियों ने आत्म प्रदर्शन की भावना तथा काव्य रसिक संप्रदाय को काव्यांशों का सामान्य ज्ञान प्राप्त कराने के उद्देश्य से ब्रज भाषा में रीत ग्रंथों का प्रणयन किया। इस काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति रीत निरूपण ही है। श्रृंगारिकता इस काव्य की प्रमुख काव्य प्रवृत्ति कही जा सकती है। तो इन काव्य प्रवृत्तियों को आप ध्यान से देख सकते हैं कि कौन कौन सी काव्य प्रवृत्तियां रही हैं रीतकाल की। तो यहाँ पर एक एक करके हम प्रवृत्तियों को देखेंगे। पहली प्रवृत्ति जो है श्रृंगार रस की प्रधानता। इस श्रृंगार रस और संयोग वियोग पक्ष का विवेचन, नायिकाओं के श्रृंगारिक हाव भाव, विशिष्ट मुद्राओं तथा नक्शिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है। इसी तरह से दूसरा जो प्रमुख प्रवृत्ति रही है अलंकार का प्राधान्य। पांडित्य प्रदर्शन हेतु अलंकारों का चमत्कारिक प्रयोग किया गया है। अलंकारों का खूब प्रयोग किया गया है, बढ़ चढ़कर प्रयोग किया गया है। इसी तरह से इस काल में प्रकृति चित्रण भी रहा है। प्रकृति के उद्दीपन का रूप चित्रण अधिक तथा आलंबन रूप चित्रण बहुत कम किया गया है। अगले प्रवृत्ति पर चलते हैं। अगली प्रवृत्ति अगर बात करें तो भक्ति भावना। रीतकाल में भक्ति भावना भी बहुत रही। नीति एवं उपदेश परक काव्य लिखे गए। वीर रसात्मक काव्यों का प्रणयन हुआ। सातवां आश्रयदाताओं की प्रशंसा हुई। जीवन दर्शन जो इस काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति रही है, जीवन और यौवन के वास्तविक तथा रमणीय स्वरूप का यथार्थ चित्रण। नवा नारी के प्रति संकीर्ण दृष्टिकोण। और 10वां प्रमुख प्रवृत्ति जो रही लक्षण ग्रंथों का निर्माण। इसी तरह से अग्रि प्रवृत्ति जो रही कला पक्ष की प्रधानता, भाव पक्ष दब कर रह गया। काव्य रूप रसिकता प्रधान दरबारी, उत्पादनार्थ मुक्तक काव्य शैली। वातावरण में चमत्कार। इसी तरह से अगली प्रवृत्ति जो रही दोहा सवैया कवित्त चौपाई आदि का प्रयोग किया गया। इसी तरह से अगली प्रवृत्ति जो रही ब्रज भाषा। इस युग की प्रमुख साहित्यिक भाषा ब्रज रही। और अगला है मुक्तक एवं प्रबंध काव्य रचना। मुक्तक और प्रबंध काव्य रचना इसमें रची गई। और अगला है रीति मुक्त काव्य धारा, विरह की मार्मिक अभिव्यक्ति। रीति मुक्त कविता की प्रवृत्तियां, रीति मुक्त काव्य धारा अपने युग में रची जा रही कविता की प्रतिक्रियात्मक कविता है। यह कविता काव्य शास्त्रीय विधि विधानों एवं दरबारी संस्कृत से परांगमुख होकर रची गई है, इसलिए इसे रीतमुक्त कविता कहते हैं। इस कविता में प्रेम भावना की मस्ती है, इसलिए कुछ समीक्षकों ने इसे स्वच्छंद काव्य धारा भी कहा है। इस काव्य की प्रवृत्ति को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर विवेचन किए जाते हैं। तो रीतकाल के प्रमुख कवि जो हैं, कवि इस तरह से हैं। केशवदास को रीतकाल का प्रथम कवि माना जाता है, भक्तिकाल का अंतिम और रीतकाल का प्रथम। भक्तिकाल इन्हीं के समय से अंतिम समय में था और भक्तिकाल का जैसे ही अंत हुआ रीतकाल का उदयन हो गया। रीतकाल का उदयन जब हुआ तो रीतकाल दरबारी कवियों की प्रमुखता रही।
दरबार में कवियों की प्रमुखता होती जा रही थी। तो इस तरह से अगर देखें केशवदास का जो समय है वह 1560 ईस्वी से 1617 माना जाता है केशवदास का समय। लेकिन रीतिकाल जो हमारे सामने है 1700 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक चलता है। 1750 से 1850 चलता है। अगर केशव ओरछा नरेश महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत के आश्रय में रहते थे। कविता में क्लिष्टता के कारण कठिन काव्य का प्रेत इन्हें कहा जाता था। इन्हें कठिन काव्य का प्रेत नाम से समाजा गया है। इसी तरह से अगर दूसरा प्रश्न देखें, एक और ऐसे प्रश्न आता है कठिन गद्य का प्रेत। तो कठिन काव्य का प्रेत और कठिन गद्य का प्रेत ये दो रचनाएं ऐसी हैं जो परीक्षा में पूछी ही जाती हैं। तो कठिन गद्य का प्रेत अज्ञेय को माना जाता है और कठिन काव्य का प्रेत केशव को माना जाता है। शुक्ल जी का मानना था कि प्रबंध रचना के योग्य न हो तो केशव में शक्ति थी, योग्य न तो केशव में शक्ति थी और न अनुभूति। केशव ने हिंदी की रीति ग्रंथ परंपरा का प्रारंभ होती है। केशव से ही हिंदी की रीति जो ग्रंथ परंपरा होती है वह प्रारंभ मानी जाती है। वे हिंदी के प्रमुख अलंकारवादी आचार्य माने जाते हैं। केशव के लिखे 9 ग्रंथ इस प्रकार हैं। केशव के लिखे 9 ग्रंथ जो हैं इस प्रकार हैं। रसिक प्रिया पहला है, रामचंद्रिका दूसरा है, कवित्त जो है कवि प्रिया तीसरा है, रतन बामनी चौथा है। इस तरह से पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। ये 4 इनके ग्रंथ जो बहुत प्रसिद्ध माने जाते हैं। इसके बाद और भी ग्रंथ हैं जो इस तरह से हैं। वीर देव चरित, इनका एक ग्रंथ वीर देव चरित भी माना जाता है जिसमें वीरता का वर्णन किया है, वीर देव के बारे में वर्णन किया। विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, नख सिख छंदमाला। तो इन्होंने इन ग्रंथों की रचना की है। इन ग्रंथों को क्रमवार यहाँ देने का प्रयास किया गया है। इसी तरह से अगर दूसरे प्रमुख कवि की बात करें तो मतिराम जी ठहरते हैं दूसरे प्रमुख कवि। एक कवि भूषण और चिंतामणि के भाई माने जाते हैं। इनके पिता का नाम विश्वनाथ त्रिपाठी था। विश्वनाथ त्रिपाठी। अब विश्वनाथ त्रिपाठी ने जो है अगर रीतकाल का नाम दिया है तो विश्वनाथ त्रिपाठी ने, विश्वनाथ मिश्र ने, इसी तरह से त्रिपाठी जी हैं। और विश्वनाथ मिश्र जो आपको याद रखना है, रीतकाल को श्रृंगार काल कहा है। विश्वनाथ मिश्र ने रीतकाल को क्या कहा है? श्रृंगार काल। श्रृंगार काल। अगर अगली बात करें, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतकाल को कला काल कहा है। रसाल ने क्या कहा है? कला काल। रसाल ने कहा है कला काल। तो इसी तरह से बहुत सारे नाम रीतकाल के दिए गए। गियर्सन ने रीतकाव्य कह दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल को रीतिकाल ही कहा है। अंधकार काल त्रिलोचन ने कहा है। अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने कहा है। तो रीतकाल के जो 6 नाम दिए जाते हैं इस तरह से आपको याद रखने हैं। इसका अगर आपको पूरा डिटेल चाहिए तो हमारे इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए और आगे चलते हैं। तो कुमायूं राजा कुमायूं नरेश ज्ञानचंद तथा बुंदेलखंड के स्वरूप सिंह बुंदेला के आश्रय में रहे थे। इनके ग्रंथ इस प्रकार है। फूल मंजरी पहला ग्रंथ है। दूसरा ग्रंथ है ललित ललाम। तीसरा ग्रंथ है सतसई। चौथा ग्रंथ है अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी, रसराज, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार आदि। रसराज ग्रंथ में श्रृंगार रस एवं नायिका भेद का विवेचन किया है इन्होंने। इसी तरह से वीर रस प्रधान कवि आते हैं भूषण। भूषण छत्रपति शिवाजी और पन्ना नरेश छत्रसाल बुंदेला के आश्रय में रहे थे। चित्रकूट के राजा रूटमाल सोलंकी ने इन्हें भूषण की उपाधि दी थी। इनका मूल नाम घनश्याम दास था। इनका मूल नाम जो देखा गया है, पाया जाता है, वह घनश्याम दास के रूप में पाया जाता है। घनश्याम दास के रूप में पाया जाता है। भूषण ने शिवराज भूषण और शिवा बामनी की रचना की। शिवाजी के आश्रय में रह कर की।
शिवराज भूषण और शिवा बामनी की रचना उन्होंने की। शिवराज भूषण अलंकार ग्रंथ है जिसमें 105 अलंकारों के लक्षण और उदाहरण हैं। 105 अलंकार, आप याद करिए कि हमें 2-4 अलंकार याद नहीं होते। भूषण ने 105 अलंकारों को दिया अपने काव्य में। छत्रसाल दशक महाराज छत्रसाल का वर्णन है। शिवा बामनी में शिवाजी का बखान बताया गया है। भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, भूषण हजारा नाम भी इनके मिलते हैं, हजारा नाम भी लिखे गए मिलते हैं। वीर रस के यह कवि रीत काल के राष्ट्र कवि माने जाते हैं। तो अगर आप कभी भी कहा जाए रीत काल का राष्ट्र कवि कौन है, तो भूषण का नाम आप लेने में देर नहीं लगाएंगे। भूषण को रीत काल का राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। अगले प्रश्न पर, अगला जो प्रमुख कवि हम देखते हैं, बिहारी की बात करते हैं। बिहारी के बारे में कहा गया है, सत सैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो सतसैया जो संक्षिप्त समाहार शक्ति के लिए प्रसिद्ध है, बिहारी एक मात्र ग्रंथ बिहारी सतसई है, बिहारी का एकमात्र ग्रंथ है और पूरे हिंदी साहित्य में बिहारी को कोई नहीं भूल सकता, जिसकी रचना सन 1662 ईस्वी में संपन्न हुई। बिहारी सतसई में कुल 713 दोहे हैं। 713 दोहे, यह विवाद का विषय है। कुछ 722 बताते हैं, कुछ 719 बताते हैं, कुछ 713 बताते हैं। तो यहाँ पर हम बात करना चाहेंगे 713, 719, 722, या तो तीनों में से एक विकल्प होगा। अगर तीनों आते हैं तो आपको 713 ही सही करना है, क्योंकि शुक्ल जी भी 713 ही मानते हैं। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को हमेशा याद रखेंगे, इस तरह का प्रश्न आता है। तो इस ग्रंथ का निर्माण गाथा सप्तशती, अमरूक शतक, आर्य सप्तशती की प्रेरणा से हुआ है। यह मूलतः श्रृंगार रस से ओतप्रोत मुक्त काव्य है। सतसई का संपादन ब्रजभाषा मर्मज्ञ बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बिहारी रत्नाकर नाम से किया है। बिहारी की कविता में भक्ति और नीति का भी सम्यक समावेश हुआ है। कल्पना की समाहार शक्ति बिहारी सतसई की एकमात्र विशेषता है। कल्पना की समाहार शक्ति इस कवि की लोकप्रियता का प्रमुख कारण भी है। यही बिहारी की प्रमुखता का, लोकप्रियता का कारण भी बताया जाता है। अगले प्रमुख कवि देव की बात कर लेते हैं। इटावा उत्तर प्रदेश के रहने वाले प्रमुख कवि देव, पूरा नाम देवदत्त था, इटावा के रहने वाले थे। देव के कुल 15 ग्रंथ ही उपलब्ध हुए हैं, जिनके नाम इस प्रकार से हैं। इनके 15 ग्रंथ प्राप्त होते हैं। 15 ग्रंथों में जो इस तरह से हैं, भाव विलास की बात करते, औरंगजेब के बड़े पुत्र आजम शाह को सुनाया था। रीतकाल के कवियों की विशेषता थी कि दरबारी हुआ करते थे। अपनी कविताओं का, अपनी रचनाओं का बखान वो कवि के यहाँ, राजा के यहाँ जाकर करते थे। तो इसीलिए भाव विलास जो इन्होंने लिखा, औरंगजेब के बड़े पुत्र आजम शाह को सुनाया, अष्टयाम अजय साहू को सुनाया, भवानी विलास भवानी वैश्य के नाम पर लिखा, कुशल विलास राजा कुशल सिंह के नाम पर लिखा, प्रेम चंद्रिका राजा उद्योत सिंह को लिखी। इसी तरह से जाति विलास भिन्न भिन्न प्रांतों एवं जातियों की स्त्रियों का वर्णन किया। रस विलास राजा भोगीलाल के आश्रय में किया। राग रत्नाकर संगीत विषयक लक्षण ग्रंथ बनाया। देव शतक अध्यात्म विषयक है। देवचरित कृष्ण के जीवन पर है। शब्द रसायन इनका बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। शब्द रसायन सर्वांग निरूपक रीति ग्रंथ है। सुजान विनोद सुजान मणि के आश्रय, इसे सुजान सागर सुख सागर तरंग रस नायिका भेद है। देव माया प्रपंच प्रबोध चंद्रोदय नाटक का पद्यानुवाद है। प्रेम तरंग प्रेम का महात्म्य इसमें बताया गया है। इसी तरह से अगले प्रमुख कवि जो माने जाते हैं, घनानंद जी माने जाते हैं। घनानंद रीत मुक्त धारा के श्रृंगारी कवि हैं। ये दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के यहाँ मीर मुंशी थे। ये सुजान नामक वेश्या से प्रेम करते थे। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जंबादानी का दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल भाषा पर जैसा अचूक अधिकार घनानंद का था वैसा और किसी कवि का नहीं है। ये अंतर्वृत्तियों से निरूपक कवि हैं। इनकी भाषा में लाक्षणिकता, मूर्तिमकता एवं प्रयोग वैचित्र्य की छटा है। इनके लिखे निम्न ग्रंथ हैं सुजान सागर, सुजान हित, इश्कलता, विरह लीला, लोकसार, रसकेल बल्ली, कृपाकांड आदि हैं। इसी तरह से अगले रीतकाल के प्रमुख कवि, जो प्रमुख कवियों में नाम अभी हम ले रहे हैं, इनका नाम आता है पद्माकर। पद्माकर जी ऐसे कवि हैं जो बांदा मध्य प्रदेश, कुछ लोग बांदा यूपी मानते हैं जो निरर्थक है, गलत है, बांदा मध्य प्रदेश, और कुछ लोग इसे सागर मध्य प्रदेश मानते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल ने बांदा मध्य प्रदेश ही माना है। पद्माकर के पिता मोहनलाल भट्ट एवं महान विद्वान एवं कवि थे। ये अवध के बादशाह हिम्मत बहादुर की सेना के बड़े अधिकारी थे। पद्माकर के लिखे ग्रंथ जो इस तरह से है रीतकाल के: हिम्मत बहादुर बिरदावली, प्रताप साहिब बिरदावली, कल्पचीसी, जगत विनोद, पद्माभरण, प्रयोग पचासा, गंगा लहरी का महात्मा आदि। इनमें भक्ति, वीर एवं श्रृंगार के त्रिवेणी बहती है। ये लक्षण ग्रंथों की श्रृंगारिक परंपरा के अंतिम बड़े कवि माने जाते हैं। इस तरह से तो आज रीतकाल विषयक मैंने जो भी बातें आपको बताई हैं, यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप एक बार पढ़ेंगे तो कई प्रश्नों को बहुत सरल तरीके से, खतरनाक तरीके से कह सकते हैं, हल कर पाएंगे। तो हम आशा करते हैं इस वीडियो से आपको लाभ जरूर होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं, और हमें कमेंट करके बता भी सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा। इसी तरह से अन्य बातें इसी काल से, रीत काल से प्रश्नोत्तरी लेकर उपस्थित होंगे, प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित होंगे अगले वीडियो में। आज यहीं तक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।